अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज जो मैं नॉवल रीड करने जा रही हूँ वो है रविश दिल, जो कि तहरीर है ज़ीनत इलियास की। चलिए शुरू करते हैं इसकी दूसरी किस्त। जून की 24 तारीख को इस्लामाबाद की हवा नम थी। रात की तारीकी में आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। राहील अपने कमरे की बालकोनी में खड़ा सिगरेट के कश भर रहा था। हल्की बुरी आंखों में सुर्खी नुमाया थी, जैसे किसी अनचाहे ख्याल को दिल से निकाल देने की कोशिश कर रहा। उसने सिगरेट ज़मीन पर फेंक कर पैर में पहने बूट से मसली और कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद वो अपनी गाड़ी वीरान सड़क पर दौड़ा रहा था। रोशन बंगले की तरफ गैर मुतवक्का तौर पर लॉन खाली था, क्योंकि उस्मान, आबदा और हसन समेत सब लोग डिनर करने गए हुए थे। तमाम मुलाजिम अपने क्वार्टर में जा चुके थे, क्योंकि रात के 11 बज रहे थे। ऐसे में कोई दबे पाँव रोशन बंगले में दाखिल हुआ। कुछ देर ऐसे ही बेमकसद चलते हुए वो वजूद एक कमरे के दरवाजे के सामने बेचैन सा खड़ा रहा। कुछ सोचने के बाद उसने दरवाजे का नॉब बहुत ही आहिस्तगी से घुमाया था, और सामने का मंजर देखकर उसके लबों पर गमगीन मुस्कुराहट आई थी। अंदर कमरे में सारे हैंगर्स में बहुत ही नफीस और कामदार गरारे लटक रहे थे, जिसके बराबर में गरारे का हमरंग कुर्ता शलवार और क्रीम कलर का वेस्ट कोट था। उसने हसद भरी नज़रों से सामने लटके कपड़ों को देखा था और खुद कलामी की। हुरैन, ये तुमने क्या किया? उसने जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट सुलगाई। 2 से 3 कश भरकर उसने आहिस्ता आहिस्ता नफीस और कामदार जोड़े पर जगह जगह सिगरेट के सुराख करते अपने लबों को जुम्बिश दी थी। ऐसा करना तो ना चाहा था, मगर तुम्हें इतना खुश देखना मुझे गवारा नहीं। चंद लम्हों बाद वो नफीस और कामदार जोड़ा बेमोल और पुराना दिखने लगा था। अपना काम सर अंजाम देकर जाने ही लगा कि किसी ख्याल के तहत मुड़कर कमरे की चीज़ें बिखेर दी। आखिर में कमरे के अकब में मौजूद खिड़की खोली और वहीं से बाहर लॉन के पिछले हिस्से में, जहाँ सर्वेंट क्वार्टर्स थे, गायब हो गया। 12 बजे के आसपास सब घर पहुंचे थे और कुछ देर लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद हुरैन सब तब से फ्रेश होने का कहकर कमरे में जाने लगी थी। दरवाज़ा देखकर खिड़की, क्योंकि वो खुला था, हल्का सा हाथ की कुछ से धकेला, फिर सामने का मंजर देखा और अगले ही लम्हे उसकी उसकी जोरदार चीख लिविंग रूम में बैठे हर आदमी के कान में गूंजी थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में शाम समेत तमाम लोग दरवाजे की चौखट पर पहुंचे, और वो पहले सामने लटके गरारे को अपने फर्श पर बैठकर रोती हुरैन को देखकर ठिठके थे। कुछ ही देर बाद हशाम हिम्मत करके हैंगर में मौजूद हुरैन के इस जले हुए निकाह के जोड़े का जायजा लेने लगा। सूट का मुकम्मल जायजा लिया और नबी में सर हिलाकर नागवारी से कहा, यह सही नहीं हो सकता। आबदा समेत हसन और उस्मान के माथे पर बल पड़े। नूर और बीनिश बैठे हुरैन को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन वो ठाड़े मार मार कर रो रही थी। मैंने इतनी मोहब्बत से बनवाया था, अब तो कुछ नहीं हो सकता, बीच में रुककर कहती और फिर से रोना शुरू कर देती। आदम कमरे का जायजा लेने में मसरूफ था। कोई पीछे की खिड़की से आया होगा, उसने तफ्तीशी अंदाज में कहा। हाँ, हशाम ने उसकी बात काटी नहीं। जूतों के निशान देखो, वाज़ेह नहीं है, लेकिन मिट्टी है। साथ ही उसने ज़मीन पर अलमारी के पास कोने में पड़ी अधजली सिगरेट देखी, मगर खामोश रहा, और फिर किसी खास रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया था, क्योंकि उसने अक्सर बिनेश को भी स्मोकिंग करते देखा था। हुरैन जो किसी तौर संभल ना रही थी, तो नूर ने परेशानी से हशाम को देखा। हशाम घुटनों के बल हुरैन के सामने बैठा था। हुरैन जो हाथों में चेहरा गिराए रो रही थी। हशाम ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और बहुत ही पुरसकून लहजे में कहा, मैं हूं ना, कल सुबह तक तुम्हें यही गरारा ला कर दूंगा। अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ लगा रहेगा, प्लीज़ मत रो। वाकई में वो था ना, उसके इन 2 जुमलों में कुछ ऐसा ज़हर अंगेज़ असर था कि हुरैन ने रोना बंद कर दी। अलबत्ता हिचकियाँ बंद हो चुकी थीं। हशाम ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके चेहरे से आंसू साफ किए थे। जब तक तुम्हारे साथ हूँ, कोई मुश्किल या परेशानी ज़्यादा देर तक आसपास नहीं रहेगी। उसने नूर के हाथ से पानी का गिलास लेकर हुरैन की तरफ बढ़ा दिया था और खड़ा हो गया। वाकई वो था ना, तो हुरैन क्यों रोती? हशाम ने हसन जहांगीर, जो कि काफ़ी परेशान दिख रहे थे, उनको तसल्ली दी और तीनों बड़ों को सोने के लिए भेज दिया था। हुरैन जो कि अब होश में आई थी, तो उसके शल आसाब काम करने लगे। रोने के बायस लाल हुआ चेहरा बार बार हशाम के रुमाल से साफ कर रही थी। लेकिन ये किया किसने? बिनेश, जो कि काफ़ी देर से खड़ी हुई थी, बोलने लगी, मुझे लगता है ये जो भी था, हशाम से उसको कोई गर्ज नहीं थी। इट्स अनटच लुक एट हिज ड्रेस इट्स अनटच्ड लुक एट हिज ड्रेस। उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा। आदम ने उसे लुकमा दिया। हाँ, हो सकता है ये हमें भटकाने के लिए किया हो। नहीं, अब हमजा ने कहा था, ज़रूर ये कोई लड़की होगी, ये लड़कियां ही एक दूसरे से जलती, ज़रूर किसी नौकरानी का काम है। हमजा की ये बात सुनकर बिनिश ज़रा सा घबराई, मगर फिर उसने अपने आप को कंपोज कर लिया। अशनाम ने सबको चुप करवा दिया था। अब ये सोचने का वक्त नहीं कि किसने और क्यों किया। अब जो हो चुका है इसे सही करना है। तुम तीनों सो जाओ और मैं और आदम कुछ ना कुछ कर लेंगे। हुरैन ने इस्तेजाज किया।
نہیں, मैं नहीं सो रही, मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी। आदम ने हुरैन की बात बीच में ही काट दी। हुरैन, होश करो, कल इवेंट डिज़ाइनर आ जाएंगे। तुम्हें हज़ारों काम हैं, और निकाह से एक दिन पहले वाली दुल्हन को हम ऐसे नहीं ले जा सकते। आदम और हशाम के बहुत समझाने के बाद वो तीनों सोने के लिए राज़ी हो गई थी, और आदम हशाम के साथ कमरे से बाहर आ गया था। शदीद ज़हनी दबाव में होने की वजह से वो लोग किचन में आ गए और आदम कॉफ़ी बनाने लगा। हशाम डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठकर सोच रहा था कि आदम ने उसकी तरफ भाप उड़ाता हुआ कॉफ़ी का मग बढ़ा दिया। हशाम ने सर को खम देकर जैसे आदम का शुक्रिया अदा किया था। आदम हशाम के सामने वाली डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा कप में से कॉफ़ी के चंद घूंट भरे और गुफ्तगू की शुरुआत की थी। अब तुम आधे दिन में हुरैन का सूट कैसे वापस लाओगे? जहाँ तक मुझे पता है, कस्टमाइज्ड डिज़ाइन था। आदम ने तशवीश का इजहार किया। हाँ, मालूम है मुझे, हशाम ने कहा। कुछ अर्सा अपनी पढ़ाई के दौरान जॉब नहीं थी, तो मैंने टेक्सटाइल वगैरह में काम किया था। ये बड़े बड़े ब्रांड्स कस्टमाइज डिज़ाइन की 2 से 4 कॉपियाँ अपने पास बना कर रखते हैं, जिसका पता सिर्फ मखसूस लोगों को होता है, और फिर काफ़ी अर्सा बाद इस डिज़ाइन को अपने नाम से सेल करते हैं। इस डिज़ाइन की भी कॉपी ज़रूर होगी, उसने कहा, और कप में से कॉफ़ी का घूंट भरा था। बस कुछ ना कुछ करके हमें इनसे वो कॉपी निकलवानी है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। अगर हमने जाकर बोला तो वहाँ का मैनेजर हमें अपने बुटीक से बाहर फेंकवाने में वक्त नहीं लगाएगा। हशाम ने बात ख़त्म करके एक तवील सांस खारिज की। आदम ने कप में से एक और घूंट भरा और हशाम की तरफ देखने लगा। ये काम मैं करवा सकता हूँ। उसने अपना फ़ोन उठाया, कोई नंबर डायल करने लगा। कुछ पल गुजरे तो सामने से एक बहुत ही जोशीली आवाज़ उभरी थी। अस्सलाम वालेकुम आदम, आज मुझ नाचीज़ को कैसे याद किया तुमने? बस मजबूरी ही ऐसी थी। उसने हल्के फुल्के अंदाज में सामने वाले को सारा किस्सा सुना दिया था। एएसपी एएसपी इकराम ने उसे ऐसे तसल्ली दी जैसे ये उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। तुम बस उस बुटीक का एड्रेस मुझे बता दो और सुबह 9 बजे वहाँ पहुँच जाना। रस्मी सी 2-4 बातें और हाल अहवाल करने के बाद उसने मोबाइल बंद किया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। आदम ने हिशाम को तसल्ली बख्श अंदाज में देखा और सुबह जाने की इतला दी। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद हशाम ने आदम से कहा, जाओ तुम जाकर सो जाओ। तुम्हें क्या लगता है, इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने के बाद मुझे नींद आने वाली? उसने सवालिया अप्रोच कर कहा। हाँ हाँ, मैं भी अब सो नहीं पाऊंगा, हशाम ने जवाबन कहा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद हशाम, जो बहुत वक्त से आदम से कुछ पूछना चाह रहा था, थोड़ा झिझका, लेकिन फिर पूछ पड़ा था। तुम नूर को पसंद करते हो ना आदम? यह सुनकर आदम, जो हशाम की तरफ देख रहा था, नजरें चुराकर किसी गैर मरे नुक्ते की जानिब देखने लगा। नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने घबराहट छुपाने की कोशिश की। पहले तो मुझे सिर्फ ऐसा लगा था, लेकिन अब यकीन हो गया है मिस्टर आदम, हशाम ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। कब से चल रहा है ये सब? आदम घबरा गया और हशाम की तरफ मुतवज्जा हूँ। क्या मतलब? ये सब कुछ नहीं चल रहा? नूर बहुत मासूम है आदम, लेकिन बाकी सब शऊर भी रखते हैं और अक्ल भी। आदम ने हशाम को देखा और शिकस्त खाई, सर हिलाया और कहा, उसको कुछ नहीं पता, वो तो मुझे आदम भाई बोलती है। वो छोटी है अभी, तुम उसे कुछ मत कहना। उसने जैसे हशाम को सफाई देना चाहे, लेकिन अल्फाज गोलमोल हो रहे थे। मैं अहमक नहीं हूँ आदम, हशाम ने कहा। वैसे कब से इस कैद में हो तुम? कैद? मुझे नहीं पता कि मैं कब से हूँ इस कैद में, लेकिन शायद अब तमाम उम्र इसी कैद में रहूँगा। उसने लब भींच कर कहा। तुम मोहब्बत करते हो नूर से? हशाम ने नरम लहजे में सवाल किया था। मोहब्बत नहीं, मैं इश्क करता हूँ उससे। मैं कभी उसकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। उसको तकलीफ होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में ले लिया है। उसको खुश देखकर मुझे ऐसी मुसरत का एहसास होता है कि वैसी खुशी, वैसा सुकून मुझे दुनिया की कोई कीमती चीज़ नहीं दे सकती। उसकी मुस्कुराहट मेरा सबसे कीमती एहसास है। उसने मबूत से लहजे में हशाम के अकब में किसी गैर मरई नुक्ते को देखते हुए कहा। चंद मिनटों की खामोशी के बाद हशाम ने जैसे किसी खदशे का इजहार किया था। तुम दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है, बहुत छोटी है। अगर आगे जाकर उसे किसी और से मोहब्बत हो गई, मेरा मतलब है ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी वो बच्ची है। हशाम ने उसे तस्वुर का हशाम ने उसे तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना चाहा था। आदम, जो पहले ही घबराया हुआ था, कुछ पुरसकून हुआ। फिर उसने उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया और कहने लगा, वो जो ऊपर बैठी है ना ज़ात, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को कोई तकलीफ़ भी नहीं दी, तो अल्लाह मेरे साथ कोई ज़ुल्म नहीं करेगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। नूर के लिए मेरे जज़्बात ख़ालिस हैं और मैं ही उसके लायक हूँ, तो वो कहीं नहीं जा सकेगी, वो मेरी ही रहेगी। बात ख़त्म करके वो ज़रा देर को रुका और फिर बोल पड़ा था, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत पूरी दुनिया में उसे कोई नहीं कर सकता। कोई उसका इतना ख़्याल नहीं रख सकता, कोई उसकी इतनी इज़्ज़त नहीं कर सकता। ये कहते-कहते आदम के सामने का मंज़र धुंधलाने लगा, तो वह फ़ौरन कुर्सी से खड़ा हो गया। मैं वज़ू करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। अब सोने का क्या फ़ायदा? कुछ देर में फ़जर की अज़ान होने वाली है।
तहज्जुद पढ़ कर मस्जिद चलते हैं। अपनी बात मुकम्मल करके वो किचन से बाहर निकल गया। उसके किचन से जाने के बाद शाम उधर काफ़ी देर तक किसी गहरी सोच में गुम बैठा रहा। रात के तकरीबन 4 बजे विनेश नींद से लबरेज आंखों के साथ हाथ में पानी की बोतल लिए कमरे से निकली थी। लिविंग रूम रोशनी से जगमगा रहा था तो उसके कदम किचन की जानिब बेसाख्ता लिविंग रूम की तरफ बढ़ने लगे, जहां आदम जायनमाज पर बैठा बिलक बिलक कर रो रहा था। विनेश लिविंग रूम के दरवाजे पर खड़ी लटकी कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद उल्टे कदम खाली जहनी के आलम में बगैर पानी लिए दोबारा कमरे में चली आई थी। आदम की पुश्त उसकी तरफ थी, जिसकी वजह से आदम उसको देख नहीं पाया था। कमरे में आकर वो काफ़ी देर तक करवटें बदलती रही, लेकिन कुछ देर बाद नींद की मलका उस पर मेहरबान हो गई थी। सुबह 9 बजे आदम और हशाम एएसपी अकरम समेत बुटीक में मैनेजर के सामने खड़े थे। एएसपी अकरम उनसे तफ्तीश कर रहा था। मुझे खबर मिली है कि आपने इन साहब के कस्टमाइज्ड डिज़ाइन की कॉपी बनाई है, उसने हशाम की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैनेजर ज़रा सा घबरा गया, लेकिन फिर बहुत ही एतमाद के साथ जवाब दिया, नहीं एसपी साहब, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। अच्छा, तो हमें आपके वेयर हाउस की तलाशी लेनी है, वो कहकर अंडरग्राउंड की सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा, तो मैनेजर ने उसे रोक लिया था। नहीं, सर्च वारंट दिखाएं, ऐसे गैर कानूनी तौर पर आप अंदर नहीं जा सकते। इकराम ने एक हाथ अपनी मूँछों को लगाया और दूसरा जेब में डालकर मोबाइल बरामद किया। देख लेना, सर्च वारंट भी देख लेना, पहले ये तो देखो। उसने मोबाइल की स्क्रीन मैनेजर के सामने की, जिसे देखते मैनेजर के माथे पर पसीना चमकने लगा, जिसके अंदर वो एक 5 स्टार होटल में बैठा किसी और ब्रांड को अपनी ब्रांड के तमाम अनपब्लिश डिज़ाइन बेच रहा था। मैनेजर ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर माथे से पसीना साफ किया और बहुत ही आहिस्तगी से एसीपी से कहा, आप कहीं तो बैठकर कहीं बात कर लें। एएसपी अकराम ने चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट बिखेरी। हशाम ने आगे आकर बहुत दो टोक अंदाज में कहा, हमारे पास बैठकर बात करने का वक्त नहीं, बस तुमने हमारी डिज़ाइन की जो कॉपी बनाई है, इसमें से एक फ़ौरन पैक कर दो। मैनेजर ने फ़ौरन सर को जुम्बिश दी, जैसे वो यही कहना चाहता हो, और 10 मिनट बाद एक बहुत खूबसूरत बैग में पैक हुआ सब स्माइल सफ़ेद करारा ले आया था। वो बैग हशाम के हवाले कर दिया। आदम पीछे खड़ा सारा मंजर बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। 2 घंटे बाद जब वो घर पहुंचे तो जहांगीर के पूरे लॉन में निकाह की तैयारी बहुत ज़ोरों शोर से जा रही थी। वो लोग राहदारी अबूर करके लाउंज में पहुंचे तो तीनों लड़कियां बैठी मेहंदी लगवा रही थीं। 2 लड़कियां बैठी हुरैन के हाथों पर मेहंदी से नक्शो निगार बना रही थीं, जबकि बिनिश को आबदा ने ज़बरदस्ती बिठाया था और नूर बड़ी दिलचस्पी से मेहंदी वाली को हिदायत दे रही थी कि सही से लगाए। हशाम और आदम को अंदर आते देखा तो हुरैन की सब्ज़ और सुरमई आंखों में फ़िक्र वाज़ेह था। हशाम ने बगौर उसको मेहंदी लगवाते सिरपे का जायज़ा लिया था और फिर हाथ आगे करके उसे बैग दिखाया था, जिसे उसने गौर से देखा और मुस्कुराहट दबाई। खोल कर तो दिखाओ। हशाम ने बैग खोला, गरारा दिखाया और बड़ी एहतियात से दोबारा बैग में रखकर उस्मान साहब के कमरे में आबदा बेगम के हाथ रखवा दिया था। गरारा देखकर जैसे हुरैन की रात से अटकी हुई सांस बहाल हुई थी। हशाम कुछ देर तक वहीं खड़ा हुरैन को देखता रहा, तो हुरैन ने मसनूई खफी का इजहार किया। अब क्या थैंक यू बोलूं? हशाम सर को खम देकर मुस्कुराया और फिर हुरैन की आंखों में देखकर कहने लगा, मेरी इतनी मजाल, मैं मलका से थैंक यू बुलवाऊं? सोफे पर बैठे हमजा, जो मोबाइल में गेम खेलता, सेबों के टुकड़ों से भरी प्लेट आहिस्ता आहिस्ता खाली कर रहा था, खंकार कर बोला, यहाँ बच्चे भी बैठे हैं हशाम भाई। तो सब बेसाख्ता हंस पड़े थे। अभी उसने अपना जुमला पूरा ही किया था कि दूसरे लम्हे नूर की मेहंदी देखकर चिल्ला उठा था, ये क्या लगवा रही हो? अस्तगफिरुल्लाह। लाउंज की तरफ आती आबदा एकदम से घबरा गई थी। नूर ने एक मलामती सी नज़र हमजा पर डालते हुए कहा, डिज़ाइन है मेहंदी का। हमजा ने बुरा सा मुंह बनाया तो आबदा ने भी हमजा के सर पर चपत लगाई। हुरैन, जिसके दोनों हाथों पर मेहंदी लगी थी, उसने गहरा सांस लिया। हमजा, कभी तो इंसान के बच्चे बनो, डरा ही दिया तुमने। जोकर के ख़ानदान से ना हो तो। हमजा ने बड़ी मासूमियत से बात मजाक में उड़ानी चाही। बाजी अपने आप को तो जोकर ना बोलें। अगर उसके दोनों हाथों पर मेहंदी ना लगी होती तो वो आज हमजा को एक आध थप्पड़ तो ज़रूर जड़ देती। आबदा ने हमजा को घूरा था तो वो दोबारा अपने गेम में मगन हो गया। आदम और हशाम, जो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर खड़े थे, बाहर जाकर हंसने लगे। नूर निचला लब काटते हुए बहुत ही ज़ब्त के साथ दोबारा अपनी मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हो गई थी। ये वो रात थी जब राहेल अरूसा से शादी करने की हामी भरकर घर से निकला था। इस्लामाबाद को अंधेरे ने घेर रखा था। तेज़ हवा के झोंकों में हल्की सी खुनकी थी। रात का सन्नाटा इस्लामाबाद की वादियों पर छाया हुआ था। सड़कों पर सिर्फ हवा की गरज थी और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी। ऐसे में वो खाली सड़कों पर बिजली किसी तेज़ी से गाड़ी दौड़ाता, बार बार अपनी कनपट्टी मसलता, जैसे अपने अंदर के शोर से छुटकारा जा रहा हो। कुछ देर बाद फार्म हाउस के सामने ब्रेक की तेज आवाज़ के साथ ही गाड़ी रुकी थी। गार्ड के दरवाज़ा खोलते ही राहिल ने गाड़ी फार्म हाउस के अंदर दौड़ा दी थी। पीछे से एक और गाड़ी फार्म हाउस में दाखिल हुई। कुछ देर बाद अरसलान, या फिर अरसल और फिर सनी और राहिल
फार्म हाउस के अंदर सजे सजाए ड्राइंग रूम में महंगे और कीमती सोफों पर आमने सामने बैठे थे। दोनों के हाथों में एक एक वाइन ग्लास था। राहिल की आंखें सुर्ख अंगारा थीं और सनी सामने परेशानी के आलम में बैठा उसे समझा रहा था। कम ऑन राहिल, तुम एक 2 टके की लड़की के पीछे अपने जहन पर इतना दबाव डाल रहे। अरसल की बात मुकम्मल होने से पहले ही वो जरा आगे का हुआ और अपनी सुर्ख आंखें, जो सामने वाले के वजूद में लर्जा पैदा कर देने के लिए काफ़ी थी, सनी के वजूद में गाड़ दी थी। अगर आइंदा अपनी गंदी जुबान से हुरैन के बारे में अल्फाज का इस्तेमाल किया ना, तो उसका नाम ही लिया, तो टुकड़े करके चील कबों को डालना किसे कहते हैं ये पूरी दुनिया जान जाएगी। इतना कहकर इसी अंदाज में दोबारा पीछे हुआ और सोफे की पुछ से जा लगा। मशरूब लबों से लगाए घूंट भरने लगा। कुछ ही लम्हों बाद सनी ने अपने आप को संभाल कर दोबारा गुफ्तगू करनी चाहिए। यार काम डाउन जानी। मुझे तो मालूम था, मुझे तो नहीं मालूम था ना उसके बारे में इतने सीरियस। जाकर बोल देना उसको कि उससे मोहब्बत करता है। राहिल इस्तेज़ाइया मुस्कुराया था और आबरू उठाकर अरसल की जानिब मुतवज्जा हूँ। तुझे क्या लगता है मैंने नहीं कहा होगा उसे? फिर क्या कहा उसने? सनी ने जैसे जवाब चाहा था। रिजेक्ट कर दिया उसने मुझे। ये कहते ही उसने अपने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास सामने दीवार पर नस्ब एलईडी पर दे मारा था। शनाखे के साथ एलईडी की स्क्रीन और ग्लास का कांच जमीन बोस हुआ था। देखो मुझे, एक 31 साला मर्द, मुकम्मल मर्द, एक 22 साला बच्ची से रिजेक्ट होकर आया है। शेम ऑन यू राहील, शेम ऑन यू। उसने जैसे अपने आप से कहा था। सनी जो कि सामने बैठा था, उसे राहील की जहनी हालत ठीक ना लगी थी। कदरे संभल कर डरते उसने अपना अगला सवाल किया। तो अब क्या करोगे राहील तुम? उसकी शादी का इंतज़ार। राहील ने कनपट्टी मसलते मुतमईन अंदाज में कहा और इस्तेज़ाइया मुस्कुरा दिया था। तो तुमने तो बताया था कि बहुत जल्द उसका निकाह होने वाला है। अरसल हैरान हुआ था। निकाह होने वाला है, रुखसती नहीं, वो सिर्फ अभी हशाम के नाम से मुंसलिक होगी। राहील ने नाम पर जोर देते हुए कहा। लेकिन निकाह हो गया तो रुखसती में देर नहीं लगेगी। अरसल ने जैसे उसे मोहतात किया था। नहीं होगी रुखसती। राहील के लब फैल गए थे और उसने पुरएतमाद लहजे में कहा, जैसे वो ये होने ही नहीं देगा। फिर वहाँ से खड़ा होकर सिगरेट जलाने लगा था। आज अप्रैल की 26 तारीख थी, हुरैन और हशाम के लिए ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन। सुबह से वक्फे वक्फे से बारीक बारीक बूंदें पड़ती और बंद हो जाती, जैसे मौसम भी उनके मिलन का मुंतज़िर हो। ऐसे में हुरैन गहरे भूरे रंग के हम रंग ढीले ढाले कमीज़ और ट्राउज़र में मलबूस, लंबे सीधे बाल खुले छोड़े, लॉन में झूले पर अकेली बैठी मुस्कुरा रही थी। हाथों और पैरों पर मेहंदी का रंग नहायत गहरा था। वो वक्फे वक्फे से अपनी हथेली पर बने नक्शो निगार देखती और फिर मुस्कुरा देती। झूले के बराबर में एक छोटी अटैची रखी थी। वो ग़ालिबन सैलून जाने के लिए नूर का इंतज़ार कर रही थी कि पीछे से किसी के खंगारने की आवाज़ आई थी। हुरैन ने अपने मुंह पर आते बाल कान के पीछे करते मुड़कर देखा, जहाँ राहील खड़ा था, कुछ गुनगुना रहा था। सफ़ेद हाई नेक और ड्रेस पैंट में मलबूस, होठों पर अफसरदा मुस्कुराहट लिए हुरैन पर नज़र जमाए खड़ा था। अभी भी वक्त है हुरैन, मुझ पर ज़ुल्म मत करो। मैं तुमसे बेपनाह इश्क करता हूँ। तुम्हारे लिए दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। दुनिया की हर एक आसाइश तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। तुम एक दफ़ा हाँ तो करो। मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। हुरैन के चेहरे पर कहते हुए नागवारी के एहसास वाज़ेह थे। इतने में उसने नूर को अपनी तरफ बढ़ता देखा था। राहिल जो कि अभी खड़ा हुरैन को देख रहा था, हुरैन को उसकी नदीदी नज़रों से कोफ्त होने लगी। राहिल को अनदेखा करते नूर की तरफ बढ़ गई थी। कुछ देर बाद बीनिश ड्राइविंग सीट पर बैठी नूर हुरैन समेत सैलून जा रही थी। राहिल जो कि लॉन में टहल रहा था, खुद कलामी करने लगा। बनोगी तो तुम मिस राहिल ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो इसके बाद, लेकिन मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा हुरैन। और जब किसी की मोहब्बत जुनून के बाद जिद बन जाए तो तुम्हें चाहिए कि उससे डरो। उसने बेदर्दी से मोतिये का खूबसूरत फूल उसने बेदर्दी से मोतिये का खूबसूरत पौधा नोच डाला था। राहिल भरी दो राहिल भरी दोपहर में एक कैफे में बैठा सनी से गुफ्तगू कर रहा था। तुम्हें क्या करना है समझ आया? लेकिन तुम कह रहे थे कि वो बहुत खतरनाक है। अरसलान ने कुछ हकलाते हुए कहा। राहिल ने अप्रोच कर उसे देखा। जितना कहा है इतना करो, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। आगे जो भी होगा मैं देख लूंगा। उसने एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा किया। हाथ में कांच का पानी से भरा हुआ ग्लास था, जिस पर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अगर वेट्रेस बिल लाने का ज़रा सी भी देर कर देती तो ग्लास राहिल के हाथ में गिरची गिरची हो जाता। शाम ढल चुकी थी। जो लोग सिराते मुस्तकीम पर थे, मगरिब की नमाज अदा करके मस्जिद से निकल रहे थे। उनमें से एक आदम था, क्रीम कलर के कुर्ता शलवार में मलबूस, घुंघराले बाल सेट किए हुए, बड़ी हुई शेव जो दाढ़ी की मौजूदगी का गुमान दे रही थी। खूबसूरती के साथ उसके अंदर एक गैर मामूली कशिश थी, जो किसी को भी उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर सकती थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर झप से अंदर बैठा, जहाँ ड्राइविंग सीट पर हशाम बैठा था। वो दूल्हे के रूप में बिल्कुल तैयार था। ग़ालिबन थोड़ी देर पहले ही नमाज पढ़कर आया था।
غالباً تھوڑی دیر پہلے ہی نماز پڑھ کر آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آدم نے حشام کو دیکھ کر کھنکارا اور پھر دونوں ہی بیک وقت مسکرا دیے تھے۔ تم حورین کو لینے جا رہے ہو؟ آدم نے حشام سے سوال کیا۔ نہیں نہیں، حسن انکل نے کہا تھا کہ وہ خود جائیں گے یا بینش ہی لے کر آئے گی۔ تینوں ساتھ گئی ہیں۔ آدم نے اس بات میں سر ہلایا اور حشام نے گاڑی کا رخ حسن جہانگیر کے بنگلے کی جانب موڑ دیا تھا۔ 26 اپریل شام 7 بجے سیلون میں حورین دلہن کے روپ میں سجی بیٹھی تھی، جو سراپا حسن لگ رہی تھی۔ چہرے پر ایسی کشش کہ دیکھنے والا کہنے میں دیر نہ لگاتا کہ یہ کسی حور سے کم ہے۔ سبز اور سرمئی آنکھیں جن میں کاجل بھرا ہوا تھا، اوپر باریک لائنر کی لکیر کھینچی گئی تھی، گلابی گال ویسے ہی لب۔ کوئی اسے پہلی بار دیکھتا تو چند ثانیے کے لیے مبہوت ہو جاتا۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ آج اس کے لیے اتنی حسین لگ رہی تھی، کیونکہ اس قدر اہتمام سے وہ آج پہلے کبھی تیار نہ ہوئی تھی۔ نور اور بینش ایک طرف کھڑی اسے دیکھ رہی تھیں۔ اسٹائلسٹ اس کے لمبے بال خوبصورتی سے بنا کر دوپٹہ سیٹ کر چکی تھی اور اب نہایت بھاری زیورات اسے پہنا رہی تھی۔ حورین کے برعکس نور ہلکے پیلے رنگ کے انارکلی فراک میں جو اسے آدم نے دیا تھا میں ملبوس تھی، جس کے اوپر گہرے سرخ موتیوں اور رنگوں کا نفیس کام تھا۔ کان میں بندے ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، نہایت صاف رنگت کے باعث اس کے کانوں پر سرخی نمایاں تھی۔ باب کٹ سیدھے بال کھلے ہوئے تھے، ماتھے پر چھوٹی سی بندی اور ہاتھوں میں میرون چوڑیاں۔ نور اب پوری طرح تیار تھی۔ بینش غیر معمولی طور پر اپنی بولڈنس پرسنالٹی کے باوجود بہت زیادہ دکھ رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ عابدہ بیگم نے اس کا سیاہ سلیو لیس سلک کا کرتا اپنے پاس رکھ کر اس کے لیے ایک کام دار بھاری آستینوں والی میکسی بنوائی تھی۔ اس کے بقول ایسے کپڑے لڑکیوں کو بیہودہ اور بے شرم دکھاتے ہیں۔ بینش کا موڈ اس پر خراب ہوا تھا، لیکن جب اس نے اپنے تن پر آسمانی میکسی سجی دیکھی جس پر نفیس سنہرا کام تھا تو اس کے چہرے پر غرور آ گیا تھا۔ بڑے بڑے سنہری آویزے کانوں میں ڈالے سرمئی گھنگریالے بال اس کی نمایاں کالر بونز کو چھو رہے تھے۔ نیٹ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ تیار کھڑی تھی۔ تیاری مکمل ہو گئی تو نور نے عابدہ کی ہدایت کے مطابق حورین کو سیاہ چادر میں ڈھانپا اور گھونگھٹ ڈال کر چند لمحوں بعد بینش نے گاڑی سٹارٹ کی اور کچھ ہی دیر بعد تینوں جہانگیر کے لان میں داخل ہوئی، جو جگمگا رہا تھا۔ چند مہمان آ چکے تھے۔ حسن جہانگیر نے تینوں لڑکیوں کو اندر پہنچا دیا تھا۔ حورین نے کمرے میں جا کر نور کو جائے نماز لانے کا کہا تو بینش حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ باہر لان میں سب انتظار کر رہے ہیں اور تمہیں بھی نماز پڑھنے کی پڑی، اسے ناگوار لہجے میں کہا۔ حورین نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ بینش تم بھی پڑھ لو، مغرب کے 3 فرضی تو ہیں۔ اتنے سال اس سے دعائیں کرنے کے بعد جب اس رب نے میری دعاؤں پر کن کہا تو میں اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ اب میں اتنی خود غرض نہیں بن سکتی۔ میں اپنے پروردگار کو ناراض کر کے کیسے نئی زندگی کی شروعات کر سکتی؟ حورین نے جھک کر بڑے لہجے میں کہا تھا۔ بینش کو کچھ شرمندگی تو ہوئی، لیکن شرمندگی کا احساس اس نے حورین کو نہیں ہونے دیا تھا۔ نور نماز پڑھ رہی تھی۔ حورین نے بینش کو بھی نماز پڑھنے کا کہا۔ میں نہیں پڑھ سکتی، ابھی وضو نہیں کیا اور ویسے بھی مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ اس نے نہایت صاف گوئی کا مظاہرہ کیا اور دروازہ دھپ سے بند کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ باہر آ کر اس کے ذہن کے پردوں پر رات والا منظر ابھرا تھا، وہی جائے نماز پر بیٹھا روتا ہوا آدم کا وجود۔ اس نے سر جھٹکا۔ کچھ دیر بعد عابدہ نے حورین کے سر پر سرخ دوپٹے کا لمبا گھونگھٹ ڈال دیا تھا اور اسے باہر لان میں لے آئی تھی، جہاں پہلے کے برعکس مہمانوں کی تعداد کافی بڑھ چکی تھی۔ آمنے سامنے پھولوں سے سجی 2 کرسیاں تھیں جن کے درمیان پھولوں کی لڑیوں سے بنا ایک پردہ تھا۔ ایک کرسی پر حشام اور دوسری پر حورین براجمان تھی۔ حشام نے حورین کو دیکھنے کی بہت کوشش کی مگر نہ دیکھ سکا۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں سے حورین حشام کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جو اس کی ایک جھلک کے لیے تڑپ رہا تھا۔ آدم نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا دیا۔ چند لمحے گزرے تو قاضی ان کے سامنے آ بیٹھے اور نکاح کا آغاز ہوا تھا۔ حورین ولد حسن جہانگیر، کیا آپ کو حشام ابرار ولد ابرار خان کے ساتھ سکہ راج الوقت 5 لاکھ حق مہر میں نکاح قبول ہے؟ حورین کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ حسن جہانگیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو بے اختیار آنسو سیلاب کی طرح بہہ نکلے۔ قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دہرایا تھا۔ قبول ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے کے الفاظ لان کی خاموشی کو چیرتے ہوئے گونجے اور محفل میں سب نے بیک وقت ماشاء اللہ کہا اور ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے تھے۔ حشام کا ضبط انتہا پر تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے پلکیں جھپک کر نمی اپنے وجود میں اتاری تھی۔ آج حورین حشام کے نام سے منسلک ہو چکی تھی۔ آج حورین جہانگیر سے حورین حشام خان بن گئی تھی۔ ہوائیں ساکت ہو گئیں، پرندے رقص کرنے لگے، پودوں نے دم سادھ لیا تھا۔ چند لمحے گزرے تو سب محفل کی رونقوں میں مصروف ہو گئے۔ بینش جو اپنی سوچوں میں گم تیز تیز چل رہی تھی اچانک ایک لمبے چوڑے شخص سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ میں گجرے زمین پر گرے تو بینش نے سامنے کھڑے شخص کو ایک ناگوار اور کھا جانے والے تاثر سے دیکھا تھا۔ اس شخص کی گود میں موجود چھوٹی سی بچی کھلکھلا کر ہنس دی۔
एएसपी अकराम ने नज़रें उठाकर बीनिश को देखा और फिर वो कहीं और ना देख सका था। उसे लगा जैसे उसके आसपास सब साकित हो गया हो। चंद सानिये गुजरने के बाद बीनिश ने उसके सामने चुटकी बजाई तो जैसे वो सहर से आज़ाद हुआ था। बीनिश ने बच्ची के गाल पर हाथ फेरा और अपने गज्जे उठाकर वहाँ से चली गई थी। आज शायद बीनिश का मूड बहुत अच्छा था। अगर किसी और हालत में एएसपी अकराम उसे टकराता तो वो बीनिश से मबहूत होने की बजाय नागवारी के एहसास से दो-चार होता। कुछ असर उसकी गोद में मौजूद बच्ची का भी था, क्योंकि बीनिश को बच्चों से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। आबदा ने आदम को कोई हिदायत देकर भेजा, लेकिन सामने मेज़ के पास अनारकली में मलबूस नूर को देखकर आदम सांस लेना भूल गया था। नूर किसी ख्याल में गुम फूलों की पत्तियां प्लेट में सजा रही थी। वक्फे वक्फे से उसके बॉब कट बाल उसके चेहरे पर गिरते और कान के पीछे करती थी, जिसकी वजह से उसके कान का झुमका रक्स करने लगता। यह मंजर आदम के लिए काबिल दीद था, जिसे वो सारी जिंदगी अपने जहन के नेहा खानों में महफूज कर लेना चाहता था। चंद लम्हे गुजरे तो वो सर झटक कर होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट लिए वहां से चला गया था। निकाह के बाद हुरैन स्टेज पर बैठी थी। हशाम आदम के साथ चलता स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। उसकी नज़र हुरैन की तरफ उठी। हशाम दम साधे उसे देखता रहा। उसे आज एहसास हुआ कि इस मंजर से हसीन शायद ही कोई मंजर दुनिया में मौजूद हो। स्टेज के करीब पहुंचकर आदम वहीं रुक गया था जबकि हशाम स्टेज पर चढ़ गया था। उसने नरमी से हुरैन के कान के करीब झुककर सरगोशी की थी। निकाह मुबारक मिसेस हशाम एबरार। वो सीधा हुआ और आंखों में एक नरम तासुर लिए बोला था, तुमने मुझे अपना असीर कर दिया है हुरैन हशाम इब्रार खान। उसने हुरैन को पूरा नाम लेकर कहा, तुमने मुझे अपना मोहताज कर दिया है। तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारना मेरे लिए नामुमकिन। यह सुनकर हुरैन के गाल मजीद सुर्ख हो गए और मुंह मुस्कुरा दी थी। तकरीब के अख्ताम पर जब तमाम मेहमान जा चुके थे तो तस्वीरों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो हशाम और हुरैन का फोटो शूट हुआ, जिसकी हर तस्वीर में हुरैन की नज़रें कैमरे पर थीं और हशाम की नज़रें हुरैन पर जमी थी। कुछ देर बाद हमजा ने कजन्स ग्रुप फोटो का शोशा छोड़ा था और सबको खड़ा करने लगा था। बीच में हशाम खड़ा था, जिसके दाएं जानिब शर्माई हुई हुरैन थी और उसके बराबर में बीनिश खड़ी थी। हशाम के बराबर में आदम था और उसके साथ हमजा खड़ा था। हशाम ने हमजा को आंख से इशारा किया तो हमजा ने नूर को आदम के बराबर खड़ा कर दिया और खुद नूर की जगह पर खड़ा हो गया था। नूर का कद छोटा था और आदम दराज कद था, इसलिए नूर आदम के कंधे तक से नीचे तक आती थी। आदम के चेहरे पर मुस्कुराहट और हल्की सी सुर्खी नुमाया थी। इससे पहले कि कोई उस बात को नोट करता, कैमरामैन कुछ कहने की वजह से सब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। राहील अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगरेट का कश लगाते हुए आंखों में सुर्खी लिए हकारत से सब महफिल में हंसते मौजूदों को देख रहा था। यह शायद आखिरी तकरीब थी जब सबके चेहरों पर बेवक्त मुस्कुराहट थी। 27 अप्रैल को इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी। आसमान पर 27 अप्रैल को इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। ऐसे में सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे रोशन बंगले की तरफ काफ़ी चहल पहल थी। सब लोग आलती पालती मारे हाथों में चाय के कप लिए घास पर बैठे थे। 2 से 3 घंटे की ना होने के बराबर नींद लेने के बावजूद सब काफ़ी फ्रेश दिखाई दे रहे थे। इतने में आदम एक कॉल उठाने के लिए वहां से उठकर चला गया था। करीबन 15 मिनट बाद वापस आया तो उसके चेहरे पर खिलती हुई मुस्कुराहट और आंखों की चमक किसी बड़े काम के हो जाने की निशानदही कर रही थी। आबदा बेगम जो कुर्सी पर हाथ में चाय का कप लिए बैठी थी, आदम के तासुरात देखकर चुप न रह सकी। क्या हुआ आदम? आदम उनके सामने आकर खड़ा हुआ और सर झुकाए तो आबदा ने बेख्तियार उसके सर पर हाथ रख दिया था। खैर है बेटा? जी खाला, मेरा जर्मनी का वीज़ा अप्रूव हो गया है। इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें हर कदम पर कामयाब करे। आबदा ने उसे दुआए कलिमात से नवाजा तो सबकी तवज्जो आदम की तरफ मुंतकिल हो गई। हशाम खड़ा होकर आदम से गले मिला था। कब तक जा रहे हो? बस मई की 1 तारीख को इंटरव्यू है। हुरैन जो आबदा के बराबर में आकर बैठ गई थी बोली, आदम भाई आप तो छुपे रुस्तम निकले, बताया भी नहीं। आदम कुछ सफाई पेश करता, इससे पहले ही हमजा दौड़ कर आया और आदम से लिपट गया था। आदम भाई आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपके बगैर क्या करूँगा? आप तो परदेसी हो जाएंगे और मुझे भूल जाएंगे। आदम ने कहकर रोकते हुए हमजा का सर थपथपाया जैसे किसी छोटे बच्चे को दिलासा दे रहा। हुरैन ने पीछे से पाँव से चप्पल उतारकर हमजा की तरफ फेंकी जो उसकी पीठ को छूकर नीचे गिरी थी। बस करो हमजा, हर दफ़ा तुम पर ये हरकतें करना फ़र्ज है क्या? हमजा ने पीठ सहलाई और बुरा सा मुंह बनाया था। बाजी आप मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्या मैं आदम भाई से अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता? अब कोई और करेगा भी नहीं। इसने कहकर कनखियों से नूर की तरफ देखा तो हुरैन ने दूसरे पाँव की चप्पल की तरफ हाथ बढ़ाया तो हमजा हशाम के पीछे जा खड़ा हुआ और हमजा सबकी हंसी का बाइस बन रहा था। नूर और बीनिश अब तक घास पर बैठी पूरी सूरत हाल से लुत्फ ले रही थी। अलबत्ता बीनिश की नज़रें सिर्फ आदम पर जमी थी। आबदा ने बात समेटते कहा,
अच्छा बस करो, वैसे भी आदम इंटरव्यू पास कर ही लेगा, मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है। आज हम कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी कल हशाम के घर वालों की दावत है और इसके बाद सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाएंगे। माँ का मशवरा सुनकर नूर का चेहरा खिल उठा था। आदम ने फौरन कहा, एएसपी अकरम ने एएसपी अकरम है ना, मेरा दोस्त, उसने एक दो माह कबल ही फार्म हाउस खरीदा था। उसने मुझे फैमिली के साथ आने की दावत भी दी थी। आप बोले तो मैं बात कर लूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। आपदा ने फौरन हामी भरी और बंगले के अंदर जाते हुए बोलने लगी, मैं ज़रा अपने मियाँ से पूछ लूँ, वैसे वो मना नहीं करेंगे लेकिन फिर भी। आपदा हशाम अब आपदा की कुर्सी पर बैठ चुका था। हुरैन, तुमने अपने मियाँ से इजाज़त नहीं ली? आदम ने छेड़ने वाले अंदाज में हुरैन को कहा। हुरैन का चेहरा सुर्ख हुआ। हशाम ने भरपूर नज़र उस पर डाली थी। आदम भाई, यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं। हमजा ने आंखें आसपास घुमाकर कहा। कौन बच्चा? आदम ने हैरानी से पूछा। मैं और नूर। विनेश जो काफ़ी देर से खामोश बैठी थी हंस दी। नूर का तो समझ आता है कि वो बहुत मासूम है, लेकिन तुम कहाँ से बच्चे हो? सिर्फ उम्र के लिहाज से छोटे हो, वरना अकल तुम्हें सब है। आदम ने नूर को देखा जो गुमसुम बैठी थी। हवा के झोंकों से उसके खुले रेशमी बाल रुखसारों को छू रहे थे। वो बेपरवाह सी किसी सोच में गुम थी। आदम को उसकी सोच से हसद हुआ, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी नज़रों का जाविया महसूस करे, वो सर झटक कर हशाम की जाने मुतवज्जा हो गया, जो बिनिश को नापसंदीदगी से घूर रहा था। उसी लम्हे आपदा वापस आई थी। हसन भाई और उस्मान कह रहे हैं कि तैयारी करो। आदम बेटा, तुम एएसपी अकरम को बता दो कि हम आ रहे हैं। लड़कियों, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हम ठीक 10 बजे तक निकलेंगे। उन्होंने दोनों हाथों से ताली बजाकर जैसे ऐलान किया था। तुम सबके पास कल से 2-2.5 घंटे हैं। सामने से राहील और सिद्रा बेगम आते दिखाई दी। हुरैन ने उन्हें देखकर बुरा सा मुंह बनाया था, जिसे हशाम ने नोट कर ली। राहील की नज़रें हमेशा की तरह हुरैन पर जमी थीं और सिद्रा बेगम चुपती मुस्कुराहट के साथ आपदा से मुखातिब हुई। कहाँ जाने की तैयारी हो रही? आपदा सूरत हाल बताने लगी। हशाम ने राहील की नज़रों की निशानदेही की तो सेकंड के 1000वें हिस्से में वो बड़े आराम से हुरैन की कुर्सी के सामने आ खड़ा हुआ। हुरैन का नाजुक सुरापा हशाम के चौड़े वजूद के पीछे मुकम्मल तौर पर छुप गया था। राहील का दिल चाहा कि हशाम को शूट कर दे, लेकिन उसने नज़रें फेरना बेहतर समझा। आपदा, अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो हम भी चलें, मैं और राहील, क्योंकि मुस्तफ़ा शफीक भाई से काफ़ी अरसे के बाद मिले तो वो मसरूफ़ हैं, वो नहीं आएंगे। मैं सारा दिन घर पर बेजार होती हूँ। आपदा ने मुरवत के मारे इस बात में सर हिला दिया। क्यों नहीं भाभी, ज़रूर चलें। हुरैन ने उन्हें रोकना चाहा, मगर हशाम के सामने होने की वजह से आपदा उनके तासुरात ना देख सकी थी। हुरैन ने बेबसी से अपना सर पीट लिया और अंदर जाने लगी। कुछ ही देर बाद लॉन खाली हो गया, क्योंकि तमाम लोग तैयारी में मसरूफ़ हो गए थे और हशाम हसन जहांगीर के इसरार पर अपने अम्मी अब्बू को लेने घर जा चुका था। हुरैन बाथरूम में शावर लेने गई थी। कमरा खाली था। विनिश जो शावर लेकर निकली थी, बाथरूम में मलबूस हैंगिंग क्लोसेट के सामने आकर खड़ी हो गई, जहाँ एक लंबा घेरदार गहरे सुर्ख रंग का फ्राक लटक रहा था, जिस पर नहायत खूबसूरत गोटा लगा हुआ था। उसके साथ सुर्ख सुनहरा दुपट्टा और चूड़ीदार पजामा भी मौजूद था। वो फ्राक हाथ में लिए किसी ख्याल में गुम किसी गहरी नज़र से उसको देख रही थी कि पीछे से भारी भरकम आवाज़ पर चौंक गई। अब इसको भी जलाने का इरादा है तुम्हारा? हशाम की आवाज़ पर वो पलटी, जहाँ हशाम सीने पर हाथ बांधे खड़ा था और आदम हैरानी से उसे यकटक देख रहा था। वो हशाम को टिका कर जवाब देती, इससे पहले विनिश की नज़र आदम पर पड़ी, जो बेयकीनी से हशाम को देख रहा था। शायद ज़िंदगी में पहली बार उसे इस कदर जिल्लत का एहसास हुआ था। उसका दिल चाहा कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। उसने हैरानी से हशाम को देखा, जो हकारत से विनिश को घूर रहा था। हशाम भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आप इस कदर घटिया इल्ज़ाम मुझ पर कैसे लगा सकते हैं? विनेश की आवाज़ लरज़ गई थी। इतनी मासूम ना बनो, इस घर में तुम्हारे अलावा सिगरेट कोई नहीं पीता। हशाम ने जैसे इल्ज़ाम की वजह बताई थी। हशाम को ऐसा लगा जैसे वो विनेश को ऐसा लगा जैसे वो कई फुट मजीद ज़मीन के अंदर चली गई। एक और इंकशाफ। दुख उसकी बात का ना था, बल्कि दुख ये था कि आदम सामने था। उसने नज़रें उठाकर आदम को देखा, जिसकी निगाहें झुकी हुई थी। हशाम भाई, आप गलत समझ रहे हैं। हलक में आंसुओं का गोला अटक गया था और आवाज़ कांप गई थी। आदम ने हशाम के सीने पर हाथ रखकर कहा, हशाम, बहतान मत लगाओ, ये ऐसा नहीं कर सकती। याद करो, विनेश भी हमारे ही साथ थी। जैसे ही आदम ने याद दहानी कराई, हशाम सोच में पड़ गया। इससे पहले कि वो कोई सफाई देता, आदम ने उसे रोक दिया था। विनेश ऐसा नहीं कर सकती, ये कोई और ही था। आदम ने पुरएतमाद लहजे में हशाम को अपने ही निकाले गए नतीजे पर शक में डाल दिया था। आदम ने उसे आंख से इशारा किया तो वो कुछ उलझा हुआ सा कमरे से निकल गया था। विनेश जो काफ़ी देर से जब्त किए खड़ी थी, उसका जब्त टूट गया और बेवफा सियाल आंखों से बह निकला था। आदम 2 कदम आगे आया, कंसोल पर रखा टिश्यू बॉक्स उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया था। आप मत रोएं, मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। ये कहकर उसने टिश्यू का डब्बा उसकी हथेली पर रखा और कमरे से बाहर निकल गई। निगाहें अब भी झुकी हुई थी और उसी लम्हे विनिश का दिल जिंदगी में पहली बार मौम हुआ था। जिंदगी में पहली बार उसके दिल पर किसी ने दस्तक दी थी, और ये तो होना ही था, क्योंकि किसी ने उसे पहली बार इज्जत दी थी, पहली बार उसे एतमाद के लायक समझा था, पहली बार उस पर भरोसा किया था।
उसने टिश्यू से आंखें रगड़ी और अपने आप को नॉर्मल करने लगी। तकरीबन 10:30 बजे जब आबदा और उस्मान की बर्दाश्त खत्म हुई तो उन्होंने बंगले की लाइट्स का मेन स्विच बंद कर दिया था। वो लोग चीख चीख कर थक गए थे और अब हमजा का मशवरा मानकर पावर सप्लाई बंद कर दी थी। तब कहीं जाकर चंद लम्हों में ही तीनों लड़कियां बाहर आ गईं। हमजा ने गर्दन अकड़ाकर उस्मान को देखा, जिन्होंने आंखों ही आंखों में से शाबाश दी थी। उसने भवें उठाकर जैसे कहा था, मान गए ना मुझे अब। हुरैन गहरे लाल रंग के उसी हसीन लंबे घेरदार फ्रॉक में मलबूस थी जो लॉन की घास को छू रहा था। कानों में झुमके दमक रहे थे, हाथों में मेटल की बारीक सुनहरी चूड़ियां और मेहंदी का गहरा रंग। लंबे सीधे बाल पुष्ट पर बिखरे वो एक नई नवेली दुल्हन का तासुर दे रही थी। बिना फिरोजी स्कर्ट और क्रीम ब्लाउज टन किए हुए थी, जबकि नूर सफ़ेद और पीले फूलों वाले फ्रॉक में नहायत पुरजोश नजर आ रही थी। तकरीबन 12 बजे वो सब लोग फार्म हाउस पहुंचे थे। मौसम सुबह से ही खुशगवार था, वक्फे वक्फे से रिमझिम होती रही। फार्म हाउस वसी रकबे पर फैला हुआ था और खूब सजा सजाया था। वहाँ की सबसे मुनफरिद जगह एक बागीचा था जहाँ जाना आम लोगों को मना था, लेकिन आदम और एएसपी अकराम की दोस्ती और अकरम की बाहैसियत खुद मौजूदगी अंदर जाने की इजाज़त मिल गई थी। बाग का पहला मंजर देखकर सब लोग दंबाखुद रह गए। कुछ देर तक तो सब एकटक इस बागीचे को देखते रहे जो मुख्तलिफ रंगों के फूलों से भरा हुआ था। मसनूई तालाब में बतखें तैर रही थीं, घास पर चलती कोयलें कुक रही थीं और मोरे बेखौफ पंख फैलाए घूम रही थी। नूर, जो बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात काबू में रखे हुए थी, जब्त की इंतहा पर पहुंच गई। ओ माय गॉड, ये तो जन्नत है, वो बोली और बागीचे के अंदर दौड़ने लगी। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। वो सब कुछ भूलकर इस खूबसूरत मंजर में खो गई थी। कभी गुलाब की बेलों को देखती, कभी चमेली के पौधे के करीब जाकर खड़ी होती, और उसकी हैरत इस वक्त इंतहा को पहुंच गई जब उसने वहां बेशुमार डेजिस देखे थे। आदम भाई, ये देखें। वो मुड़कर आदम की तरफ देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था, जैसे ये खास नूर के लिए खोला गया हो। सब लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर नूर शर्मिंदा सी हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे सब कहका लगाकर हंस पड़े तो वो खुद भी मुस्करा देती। कुछ देर बाद आदम और अकरम किसी काम के सिलसिले में वहां से चले गए। बिनिश हुरैन की तस्वीरें खींच रही थी, जिस पर हुरैन बार बार उसे हिदायत दे रही थी। हशाम और हमजा बेंच पर बैठे गपशप कर रहे थे। हमजा हुरैन का जिक्र किए बगैर न रह सका था। वैसे एक बात बताएं हशाम भाई, ये हुरैन बहुत नखरे दिखाने लगी, और ख़ास तौर पर आपके सामने तो बहुत ही डराती। हशाम ने मोहब्बत से लबरेज निगाहें हुरैन पर हशाम ने मोहब्बत से लबरेज निगाहों से हुरैन को देखा था और कहा, तुम नहीं समझोगे। हमजा ने लापरवाही से कंधे उचका दिए थे। मत बताएं, वैसे भी आपने ही तो उसे अब सारी जिंदगी भुगतना है। वो बिनिश को आवाज़ देता हुआ वहां से उठ खड़ा हुआ। हुरैन अब हशाम के बराबर बेंच पर आकर बैठी थी। कैसी लग रही? हशाम ने उसे सरतापा देखा, गहरी सांस ली और कहा, मेरी ज़िंदगी का इनाम, मेरी दुआओं का जवाब, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरी नेकियों का सिला, मेरा नसीब, मेरे सब्र का तोहफा, मेरा सबसे कीमती असासा। अब उसने हुरैन के हाथ अपने हाथ में लिए और उन्हें एक एक करके चूमा। मेरी हूर लग रही हो, आई लव यू। हुरैन का पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। दिल इतनी जोर से धड़का के लगा जैसे सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो घबरा कर घबराहट में नूर को आवाज़ देती थी, जो फूलों को देखने में मगन थी। नूर को आते देखकर हशाम ने उसका हाथ छोड़ दिया था और मोबाइल निकालकर उसमें उंगलियां चलाने लगा। 4 मंजिला इमारत की छत पर खड़ा राहिल काफ़ी देर से हुरैन और हशाम को देख रहा था। उसके जबड़े गुस्से से बिछे हुए थे और गर्दन की रगें उभरी हुई थीं। कदमों के आसपास अधकुली सिगरेटों का ढेर था और एक और सिगरेट फेंककर उसने पाँव तले मस ली थी। कानों में एयरपोर्ट लगे थे और वो शायरी सुन रहा था कि शायर ने कुछ यूँ कहा, वक्त रुखसत आ गया, दिल फिर भी घबराया नहीं, इसे हम क्या खोएं जिसे कभी पाया ही नहीं। तो उसने शदीद जहनी दबाव में मोबाइल उठाकर पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारा और सिगरेट फेंककर वहाँ से चला गया था। शाम ढल रही थी, आसमान पर मुख्तलिफ रंग बिखरे हुए थे। सब लोग फिर फूलों वाले बागीचे में जमा थे। हमजा सबकी वीडियो बना रहा था, बल्कि सबको वीडियो बनाने के बहाने तंग कर रहा था। नूर इंस्पेक्टर अकरम की बेटी मोमना के साथ बैठी फूलों की लड़ियाँ बना रही थी। मोमना उसकी बनाई हुई लड़ियाँ हाथ में लिए खेल रही थी। हमजा उनके पास आया और लड़ियाँ देखने लगा। मोमना ने फौरी तौर पर उसके हाथ से लड़ियाँ छीन ली और चेहरे पर ऐसा तासुर लाई जैसे अभी रो देगी। हमजा ने फौरन खौफजदा होकर उसे लड़ियाँ वापस कर दी थी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम भी तो आखिर खातून ही हो ना, हमजा ने नूर को छेड़ते कहा। नूर ने खा जाने वाली नज़रों से हमजा को देखा तो वो फौरन वीडियो कैमरा लेकर वहाँ से खिसक गया था। चंद मिनटों बाद नूर पहले आबदा और उस्मान के पास गई और इन दोनों के हाथों में एक एक फूलों की लड़ी बांध दी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आदम की तरफ बढ़ी, जो इस वक्त इंस्पेक्टर अकरम के साथ बैठा किसी गुफ्तगू में मसरूफ था। आदम भाई, हाथ लाइए, नूर ने नरमी से कहा। आदम ने बगौर उसकी तरफ देखा, कोई सवाल नहीं किया और हाथ आगे कर दिया। नूर ने डेजी के फूलों से बनी एक खूबसूरत लड़ी उसकी कलाई में बांध दी थी। आदम पहले तो
ذرا سا ٹھٹکا تھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ نور نے اپنا کام مکمل کیا اور آدم کی طرف دیکھا تھا جو ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر پلٹی تو جواباً آدم کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی بھی پھیل گئی تھی۔ انسپکٹر اکرم یہ سب دیکھ کر حیران ہوا، اور ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ آدم اپنے حلقہ احباب میں اپنی سنجیدہ طبیعت کے باعث مشہور تھا۔ چند لمحوں بعد اکرم کی توجہ مومنہ کے کھلکھلاتے کہکوں نے کھینچ لی تھی۔ وہ بینش کے گود میں کھیل رہی تھی، کبھی بینش اسے ہوا میں اچھالتی، کبھی گدگداتی اور کبھی اس کے کانوں کو چومتی۔ مومنہ اور بینش کے کہکوں نے ماحول کو مہکا دیا تھا۔ انسپکٹر اکرم کا دل مدتوں بعد کسی منظر کو دیکھ کر پگھلا تھا، اور حیرت کی بات یہ کہ برسوں بعد انہیں اپنی مرحومہ بیوی یاد نہیں آئی تھی۔ حشام اور حورین لان کی گھاس پر ننگے پاؤں چہل قدمی کر رہے تھے۔ حشام، جب ہماری شادی ہو جائے گی تو ہم ایک چھوٹا سا گھر لیں گے جہاں ایسا باغ ہوگا، ایک عدد تالاب ہوگا، بالکل ایسا۔ حورین نے مصنوعی تالاب کی طرف اشارہ کرتے کہا تو اس کی چڑیاں کھنک اٹھی تھی۔ حشام نے اس کی بات کو ایک اور رخ دیا۔ ہاں، اور میں روز شام کو آفس سے واپس آؤں گا تو تم میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور ہمارے بچے اپنے جھگڑے تم سے سلجھوا رہے ہوں گے۔ حورین کے رخسار شرم سے گلابی ہو گئی تو حشام نے اس کی نروسنس کم کرنے کے لیے اپنی جیب سے ایک سرخ مخملی ڈبیا نکالی تھی۔ حورین انجان بنی۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جو تمہیں ہر لمحہ میری موجودگی کا احساس دلائے گا، حشام نے شرارت سے کہا۔ اس نے ڈبیا کھولی تو اندر سے ایک نہایت نفیس سونے کا کنگن نکلا جس پر بیچ بیچ میں پلاٹینیم کی تہ چڑھی ہوئی تھی۔ کنگن کے آخری سرے پر چاندنی کے ننھے ننھے گھنگرو تھے جو ہلانے پر مدھم سی دلکش آواز پیدا کر رہے تھے۔ حورین نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ حشام نے نرمی سے اس کی کلائی پر کنگن پہنا دیا تھا۔ اتنے میں کافی دیر سے ہوتی بوندا باندی کافی تیز ہو گئی تھی۔ اب حشام اس کی انگلی پکڑ کر اسے گول گول گھمانے لگا، جس کی وجہ سے حورین کا گھیر دار فراق بھی اس کے ساتھ لہرا اٹھا تھا اور کھلکھلا کر ہنستی۔ مغرب کی اذان ہوئی تو تمام مرد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی امامت حافظ ہونے کی وجہ سے حشام ابرار کر رہا تھا۔ حسن، عثمان، ابرار اور حمزہ سمیت آدم سب نماز میں مشغول تھے۔ پینٹ ہاؤس کے اندر نور عابدہ کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی جبکہ حورین جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اتنے میں بینش نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حورین چونک کر پلٹی، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی۔ بینش کئی دنوں سے جب بھی کسی کو نماز پڑھتا دیکھتی اس کے ذہن میں فوراً آدم کا جائے نماز پر بیٹھا روتا ہوا وجود ابھرتا تھا۔ بینش نے نرمی اور آہستگی سے کہا، حورین، کیا تم مجھے نماز پڑھنا سکھاؤ گی؟ حورین پہلے تو گھبرائی، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، انشاءاللہ۔ اس حیرانی کے باوجود بینش پرسکون کھڑی تھی۔ فارم ہاؤس سے تقریباً سب لوگ رات کے 1 بجے کے قریب گھر واپس آئے تھے۔ اگلے دن دوپہر 3 بجے عابدہ نے سب کو ڈانٹ ڈپٹ کر جگایا۔ حمزہ پر تو نور نے ٹھنڈے پانی کی بوتل ہی انڈیل دی تھی۔ جب وہ کھڑا ہو کر نور کو کوسنے لگا تو تینوں لڑکیاں پیٹ پکڑ کر لوٹ پوٹ ہوئے ہنس رہی تھیں۔ شام کو حشام کے گھر والوں کی دعوت تھی۔ اس کا حلقہ احباب مختصر تھا۔ ابرار صاحب اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حشام کی اماں کی ایک بہن تھی جو بیوہ تھی اور انہی کے ساتھ رہتی تھی۔ یہی چند لوگ آج آنے والے تھے۔ حورین بڑے شوق سے کچن میں مصروف ہو گئی کیونکہ میٹھا اسے اپنے ہاتھوں سے بنانا تھا۔ نور حمزہ کو پڑھا رہی تھی، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ سب سے سارے حساب برابر کر رہی تھی۔ آدم اور بینش لیونگ روم میں بیٹھے تھے۔ آدم موبائل میں مصروف تھا، کسی سے بات کر رہا تھا۔ چند لمحے گزرے تو اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھا اور پھر وہاں سے اٹھنے لگا۔ بینش جو کب سے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی بے اختیار بول پڑی، تھینک یو آدم۔ آدم نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور پھر جھکا لی تھی۔ کس لیے شکریہ ادا کر رہی ہیں آپ؟ کل تم نے میرا دفاع کیا تھا، اسی لیے۔ بینش کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ آدم کے تاثرات سپاٹ تھے، نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے آپ کا نہیں، سچ کا ساتھ دیا تھا۔ میری نظر میں یہ سب کسی اور کا کام ہے جس کی تفتیش میں کروا رہا ہوں۔ آپ کو شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تب بھی میں اس کا ساتھ دیتا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اس نے بات مکمل کی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ حشام کے گھر والوں کی دعوت سمٹ چکی تھی اور سب لوگ جا چکے تھے۔ عابدہ نے بچا ہوا کھانا نور کے ہاتھوں سرونٹ کوارٹر میں بھجوا دیا تھا، پھر بینش کو بلا کر مختلف پکوانوں سے بھری ٹرے اس کے حوالے کر دی۔ بیٹا، یہ جاؤ برابر میں شفیق بھائی اور مصطفیٰ بھابھی کو دے آؤ۔ اچھا نہیں لگتا نا کہ ہم نے تو بلایا تھا مگر آئے نہیں۔ بینش نے منہ بنایا، پھر ٹرے ہاتھ میں تھامی اور مصطفیٰ جہانگیر کے عالی شان بنگلے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ بنگلے کے اندر تھی۔ روشنی نہایت مدھم تھی، وہ یہاں بہت کم آتی تھی، اس لیے اجنبیوں کی طرح ٹرے لیے چلتی جا رہی تھی۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ معمولی سا کھلا تھا جہاں سے تیز روشنی کی ایک لکیر باہر آ رہی تھی۔ ابھی وہ دروازے پر دستک دینے والی تھی کہ اپنی ماں کا ذکر شفیق کے منہ سے سن کر ساکت سی ہو گئی۔ چند منٹوں بعد اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر زمین پر گری تھی اور اس کے ساتھ ہی بینش اپنے غرور، انا، ہمت سب کے ساتھ زمین بوس ہو گئی تھی۔ باب نمبر 3 انکشاف۔
رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ مصطفیٰ جہانگیر کے پورے بنگلے میں نیم روشنی اور سکوت کی چادر تنی ہوئی تھی۔ البتہ ڈرائنگ روم کافی روشن تھا۔ مصطفیٰ اور شفیق احمد آمنے سامنے مخملی صوفوں پر بیٹھے تھے۔ شفیق کے ہاتھ میں پکڑے حقے کی مدھم سی گڑگڑاہٹ واضح تھی۔ وہ وقفے وقفے سے دھواں چھوڑتے ہوئے سنگین تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا۔ چھوٹے گھریالے بال، چھوٹی آنکھیں، کھڑی ناک اور بڑا ہوا وزن لیے چہرے پر حسد اور تحقیر کے ملے جلے تاثرات جھلک رہے تھے۔ مصطفیٰ نے سگریٹ کا کش لگاتے سکوت توڑا۔ لاہور والے سیاسی اجلاس میں ہماری پارٹی کی تو کافی بے عزتی اور تھو تھو ہوئی ہے۔ شفیق نے مختصر جواب دیا تھا۔ معلوم ہے، جب تم جیسے لوگ کرپشن کر کے عوام کے پیسے کھاتے رہیں گے تو یہی ہوگا۔ اس بار شفیق کی آواز میں طنز تھا۔ مصطفیٰ مدھم سا مسکرایا۔ ہم دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے، مجھے کوئی حل بتاؤ۔ شفیق نے سنجیدگی سے کہا۔ مخالف پارٹی کا ریاض علی لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، اسے قابو کرنا ہوگا۔ مصطفیٰ نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر بجھا دیا اور ذوقی سے مسکرا دیا۔ راستے سے ہٹا دو اسے، ویسے بھی قتل کرنے کا تمہیں خاصا تجربہ اور مہارت ہے۔ شفیق نے میز پر رکھی شیشے کی بوتل سے مشروب گلاس میں انڈیلتے فخریہ لہجے میں کہا تھا۔ بات تو سچ ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں کی طرف سے وحشی قہقہ بلند ہوا جو کمرے کی فضا کو اور بھی بوجھل کر گیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تم نے، مصطفیٰ نے طنزی انداز میں کہا۔ بیچاری معصوم تھی، بہت کچھ سہ گئی، اور مارا بھی کیوں تھا اسے؟ مصطفیٰ نے مصنوعی افسردگی ظاہر کرتے کندھے اچکائے۔ شفیق نے سرد لہجے میں کہا۔ اسے پتہ چل گیا تھا نا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور پھر میرا دل بھی تو بھر گیا تھا اس سے۔ رک کر اس نے گلا تر کیا اور پھر بولنے لگا۔ میری بات کہاں سنتی تھی؟ میں نے منع کیا کہ اولاد مت پیدا کرنا، لیکن بینش کو جنم دے کر میرے سر پر چھوڑ دیا۔ اچھا ہوا مر گئی، نازک تھی، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، ایک دھکا لگا اور سب ختم۔ خون بہت بہہ گیا تھا اس مردودنی کا، شفیق نے بے فکری سے کہا۔ بات ختم ہوئی کہ مصطفیٰ نے گہرا سانس لیتے کہا۔ جب بھی حرین کو دیکھتا ہوں تو وہی یاد آتی، وہی معصومیت، وہی بے باکی۔ دل چاہتا ہے اسے ختم کر دوں۔ نہ جانے عثمان اور حسن ہمارے بھائی ہیں بھی یا نہیں۔ اپنی بیٹیوں کو ایسی چھوٹ دے رکھی ہے کہ غیرت شرم سب پردے ڈال رہی۔ جب سے سنا کہ حرین اپنی پسند سے شادی کری، میرا تو خون ہی کھول گیا۔ دل چاہتا ہے کہ اس کی اور اس کے عاشق کی جان لے لوں۔ اگر قسمت نے موقع دیا تو ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ بس نفرت ہے مجھے اس بے حیا لڑکی سے۔ یہ کہہ کر مصطفیٰ نے ایک اور سگریٹ جلائی تھی۔ شفیق نے موقع کا فائدہ اٹھا کر کہا تھا۔ راحیل بھی تو شادی کرنا چاہتا تھا حرین سے۔ مصطفیٰ نے سلگ کر جواب دیا۔ اس کے سر پر بھی تو عشق کا بھوت تاڑ دیا ہے میں نے۔ ابھی دونوں کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ اچانک کمرے کے باہر برتنوں کے گرنے کی زوردار آواز آئی تھی۔ دونوں لمحے بھر کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ شاید کوئی ملازم ہوگا، مصطفیٰ نے آہستگی سے کہا، مگر جب کچھ دیر اور کوئی آواز نہ آئی تو دونوں دروازہ کھول کر باہر لپکے۔ ڈرائنگ روم کی دہلیز پر بینش بے ہوش پڑی تھی۔ دونوں کے دل میں ایک ہی خیال بجلی کی طرح گوندا تھا، کہیں اس نے سب کچھ سن تو نہیں لیا۔ شفیق گھبرا کر جھکا اور بینش کی نبض دیکھی چل رہی تھی۔ اتنے میں شور سن کر چوکیدار بھی اندر آ گیا تھا۔ پانی لاؤ، مصطفیٰ نے حکم دیا۔ منٹو فوراً پانی لے آیا تھا۔ مصطفیٰ نے بینش کے چہرے پر چھینٹے مارے مگر کوئی اثر نہ ہوا تو منٹو گھبرا کر روشن بنگلے کی جانب دوڑا تھا۔ مصطفیٰ نے جھنجھلا کر سر تھام لیا۔ چند ہی لمحوں میں حمزہ، حرین، نور، عابدہ، حسن اور عثمان وہاں پہنچ گئے تھے۔ بینش کا بے ہوش وجود دیکھ کر سب گھبرا گئے۔ مصطفیٰ اور شفیق کے چہروں پر بھی پریشانی تھی مگر ان کی فکر کا سبب بینش کی جان نہیں بلکہ یہ اندیشہ تھا کہ اس نے ان کی گفتگو تو نہیں سن لی۔ حرین اور حمزہ نے بینش کے ہلکے پھلکے وجود کو سہارا دے کر اٹھایا تھا اور حسن کی گاڑی میں ڈال کر ہسپتال روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہی حرین نے آدم کو کال کر دی۔ آدم اس وقت ASP اکرم کے ساتھ تھا، سو دونوں ساتھ ہی اسپتال پہنچ گئے تھے۔ صبح 6 بجے کے قریب بینش کو ہوش آیا تھا۔ آدم اور اکرم اسپتال پہنچ چکے تھے۔ عابدہ نے قریب جا کر بینش کا ماتھا چوما، اس کی آنکھوں کے گوشے نم تھے۔ بینش خاموش تھی اس قدر کہ مصطفیٰ اور شفیق کو یقین ہو گیا کہ اس نے کچھ نہیں سنا، کیونکہ شفیق اس کی طبیعت سے واقف تھا۔ اگر اس نے کچھ سنا ہوتا تو اب تک سب کچھ چیخ چیخ کر بہرا کر دیتی۔ دونوں سکون کا سانس لیتے اسپتال سے نکل گئے اور راحیل کو کال کر کے اسپتال کے بلز پے کرنے کا کہا اور چلتے بنے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد آدم نے سب کو گھر بھیجا تھا مگر حرین اور حمزہ ضد کر کے رک گئے تھے۔ باقی سب، خاص طور پر حسن کو حرین نے ان کی صحت کا کہہ کر واپس بھیج دیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد حرین بینش کے پاس آئی جو ابھی تک سن لیٹی ہوئی تھی۔ کیسا محسوس کرے؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ حرین نے سوال کیا۔ بینش کا حلق خشک تھا، الفاظ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ وہ خود بھی اپنی حالت پر حیران تھی۔ ہمت جمع کر کے بولی، میں ڈرائنگ روم کا ہینڈل گھما رہی تھی، امی کا نام سنا، پھر چکر آیا، میرا سر گھومنے لگا، آگے کچھ نہیں یاد۔ اس نے بات ختم کی اور بیڈ کے پاس رکھی ایلومینیم کی میز سے پانی کا گلاس اٹھا کر خشک حلق کو تر کیا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک نرس ہاتھ میں رپورٹ لیے اندر داخل ہوئی۔
मिस विनिश के साथ कौन है? वालिद या शौहर वगैरह? डॉक्टर साहब उन्हें बुला रही हैं। वो रूहानी होकर बोली, कोई नहीं, मेरा कोई साहिबान नहीं, मैं अकेली हूँ। हुरैन ने आगे बढ़कर उसके सर पर तसल्ली भरा हाथ रखा। एएसपी अकरम, आदम और हमजा कुछ फासले पर रखी कुर्सियों पर बैठे थे। नर्स की बात सुनकर अकरम उठा और नर्स के करीब गया था। मैं हूँ मोहतरमा के साथ। ये कहकर वो नर्स के साथ बाहर निकल गया था। हुरैन और आदम ने सवालिया नजरों का तबादला किया। इतनी देर में हमजा अकरम के पीछे लपका। आदम भी इन दोनों के पीछे चलता बना। डॉक्टर के कैबिन में एक ढेर उम्र खातून गालिबन बिनिश की रिपोर्ट्स देख रही थी। शदीद एनीमिया है इन्हें, डॉक्टर ने लंबा सांस लेकर कहा। आई गेस इन्हें ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया या फिर ब्यूलीमिया बदकिस्मती से आजकल आम होता जा रहा है। लड़कियां खूबसूरत नजर आने के चक्कर में अपने साथ जुल्म करती हैं। अपनी सेहत की कोई परवाह नहीं करती। डॉक्टर की आवाज़ में अफसोस था। इनमें आयरन की शदीद कमी है। अगर फौरी इलाज ना किया गया तो ये कैंसर की हद तक जा सकती हैं। दवा से ज़्यादा इन्हें जज्बाती और जहनी सहारा चाहिए। किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से बात करें। खुराक का खास ख्याल रखना होगा। ये अक्सर अस्पताल पहुंचती रहेंगी नहीं तो। इलामात ख़तरनाक हैं। चक्कर आना, हकीकत से कटकर ख्वाब जैसी कैफियत महसूस करना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना और अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। अगर यही हाल रहा तो ये मर भी सकती। डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन अकरम के हवाले कर दी थी। अब उन्हें अस्पताल में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। दवा बाकायदगी से दिलवाइएगा। आदम और अकरम खड़े हो गए तो डॉक्टर बेख्तियार पूछ बैठी, आप कौन हैं मिस विनिश के? अकरम ने अपने मखसूस पुरसकून और ठहरे हुए तासुरात के साथ एक लफ्ज़ी जवाब दिया था, साहिबान। और तीनों कमरे से चले गए। कमरे में आए तो बिनिश की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। हुरैन उसके पास बैठी आड़ू काट कर खुद भी खाती और बिनिश को भी खिलाती। उसी वक्त राहील और अरसलान कमरे में दाखिल हुए। बिनिश की नज़र अरसलान पर पड़ी। वो उसे देखकर इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे उसे चैलेंज कर रहा हो। लम्हे भर में बिनिश के चेहरे पर नफरत छा गई। उसने हुरैन के हाथ से छुरी छीनी और सीधी अरसलान की तरफ उछाल दी थी। छुरी उसके बाजू पर लगकर नीचे गिरी और बेक वक्त अरसल के बाजू से खून की लकीर और मुंह से कराह निकली थी। कमरे में मौजूद हर शख्स बिनिश की गैर मुतवक्का हरकत पर तंबा खुद रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मर जाओ तुम खबीस इंसान। अगर आइंदा सामने आए तो जान से मार दूंगी। बिनिश का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो चीख रही थी। आदम और राहील होश हवास संभाल कर अरसलान को इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले गए थे। हुरैन उसे पुरसकून करने की कोशिश कर रही और एएसपी अकरम इस कमज़ोर और नाजुक दिखने वाली लड़की की हिम्मत पर हैरान था। बिनिश को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। दोपहर के करीब वो हसन जहांगीर के बंगले के कमरे में बेड पर लेटी थी। शाम एएसपी अकरम और हमजा पास बैठे थे। दरवाज़ा अचानक खुला और शफीक अहमद अंदर दाखिल हुए। ये क्या हरकत की है तुमने बिनिश? अब मुजरिम भी बनोगी? मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते शर्म आ रही है। शफीक के लहजे पर गुस्सा गालिब था। बिनिश ने आंखें बंद करके सुकून से कहा, मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। शफीक के तन बदन में आग लग गई। तमीज़ से बात करो बिनिश। शफीक अहमद। बिनिश आहिस्ता से उठी। उसकी आंखों में एक नया हौसला था। मेरा नाम बिनिश है, सिर्फ बिनिश। शफीक ने गुस्से से चीख कर कहा, बकवास बंद करो। तुम्हें हमेशा अपना तारुफ करवाने के लिए मेरे नाम की ज़रूरत पड़ती रहेगी, समझी? बिनिश के होठों पर इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट थी। ये आपकी भूल है। मैं बिनिश हूँ और मुझे अपना तारुफ करवाने के लिए किसी और के नाम की ज़रूरत नहीं। शफीक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। बेशरम, पूरी अपनी माँ पर गई हूँ। ये कहकर वो धप से दरवाज़ा बंद करके बाहर चले गए। माँ का लफ्ज़ बिनिश के जहन में ज़लज़ले की तरह गूंजा। एक ही नाम बार बार उसके हिसाब को झंझोड़ने लगा था। शफीक के जाने के बाद हुरैन कमरे में आई थी। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें सूप और जूस रखा था। कमरे में हिशाम और अकरम हैरान खड़े थे। हमजा भी वहीं था।